डियर स्टूडेंट, आदर्श की डिजिटल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सूर्य प्रकाश पारीख आपको एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बारे में कुछ डिटेल्स बताऊंगा और आप अपनी पढ़ाई को उत्तरोत्तर बढ़ोतरी करने के लिए हमारे आदर्श के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने की चेष्टा करिए और अच्छे से अच्छे और बेस्ट से बेस्ट आपको पढ़ाए जाने की उम्मीद रखते हैं हमारे सर। और इसी के साथ मैं आपको एक अच्छे से बिंदु के साथ आपको 11th के एक छोटा सा बिंदु है उससे मैं शुरुआत करूंगा और उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री के बारे में क्या बताता हूं, जानकारी देता हूं। देखिए, अपने 8th क्लास से भी केमिस्ट्री आपने पढ़ना शुरू किया था और 9th में भी पढ़ा है आपने, 10th में भी पढ़ा है और बहुत सारे बच्चों ने रटा भी है इसको। जब आप इसको स्ट्रेस पे ले जाओगे, अपने दिमाग पे इसको ऐसे बोझ बना लोगे, तब तो आपको ये बहुत कठिन लगेगी और इसको एक बिल्कुल आनंद के साथ पढ़ोगे, जैसा पढ़ाया जाए वैसा, तो आपको बिल्कुल आनंद की अनुभूति होगी। इसी के साथ आपको मैं केमिस्ट्री के अंदर आपको ले जाना चाहता हूँ और मेरा बिंदु सबसे पहला बिंदु यही रहेगा कि रसायन विज्ञान। मेरा सबसे पहला बिंदु यही रहेगा कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। बहुत सारे बिंदुओं को अपन मद्देनजर रखते हुए इस बात को अपन डिफाइन करेंगे। देखिए, रसायन विज्ञान का मतलब क्या होता है कि विज्ञान तो बहुत सारी बात अपन ने पढ़ा है। विज्ञान क्या होता है? प्रकृति में जितनी भी होने वाली घटनाएं हैं उन सभी का अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिकली रूप से, यानी सैद्धांतिक रूप से, और एक अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिकली रूप से जो अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वही उसका क्या होता है, विज्ञान कहलाता है। विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो करके सीखने पर जोर देता है। लगभग सारे सब्जेक्ट ही देते हैं, लेकिन इसमें अपन करके सीखने के साथ साथ इसको अपन क्या करते हैं, खुद प्रैक्टिकली तौर पर उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो रसायन विज्ञान यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें उसके रासायनिक गुणधर्मों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान का मतलब क्या होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों पर, यानी केमिकल फॉर्मूला, केमिकल स्ट्रक्चर, रासायनिक गुणधर्म एवं रासायनिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। वो उसकी क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। यानी विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर किसी भी पदार्थ के क्या किया जाता है, रासायनिक गुणों एवं रासायनिक संरचना का उसके अंदर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो उसकी क्या कहलाती है, रसायन विज्ञान कहलाती है। अब देखिए, रसायन विज्ञान के अंदर मूलभूततः अपन बात करते हैं तो कितनी इकाइयां आती है, इसके अंतर्गत 3 इकाइयां अपन शामिल करते हैं। 3 इकाइयां शामिल करते हैं। पहली इकाई शामिल करते हैं इसमें अकार्बनिक। पहली इकाई शामिल करते हैं इसमें अकार्बनिक। दूसरी इकाई शामिल करते हैं इसके अंदर कार्बनिक। देखो, ये जनरल इंट्रोडक्शन है। दूसरी इकाई अपने पास क्या होती है, कार्बनिक इकाई होती है। तीसरी होती है भौतिक। तीसरी क्या होती है, भौतिक, यानी अकार्बनिक रसायन। कौन सा रसायन होगा, अकार्बनिक रसायन। दूसरा क्या होता है इसमें, कार्बनिक रसायन। दूसरा क्या होगा अपने पास, कार्बनिक रसायन होगा। और तीसरा बिंदु होगा अपने पास भौतिक रसायन। तीसरा बिंदु क्या होगा भी, भौतिक रसायन। यानी कार्बनिक रसायन की बात करें तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको कि प्रयोगशाला में खोजे गए पहले कार्बनिक यौगिक का नाम आता है, सबसे पहले आप सभी को पता है, यूरिया। क्या आता है, यूरिया। ये नाम मैंने लिखा है यूरिया। यूरिया के अंदर अपन बात करते हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, C डबल बॉन्ड O और क्या होता है, NH2 आता है। कि प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। और अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। अभी आपको पता नहीं अकार्बनिक पदार्थ कौन से होते हैं। जैसे जैसे अपन प्रोसेस को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको कार्बनिक और अकार्बनिक की भी जानकारी मिलेगी और भौतिक की भी जानकारी। भौतिक का मतलब जिसके अंदर भौतिक विज्ञान से संबंधित, अपनी गणना संबंधित बातें आएगी। किसी भी गणना से संबंधित कुछ बातों को अपन, सभी में होती है वैसे तो गणना संबंधित, लेकिन भौतिक आंकड़ों की जो गणना पढ़ेंगे वो गणना ही क्या कहलाती है, भौतिक रसायन कहलाती है। देखो, मैंने अभी इनकी डिफाइन नहीं बताई है और डिफाइन तब बताएंगे जब अपन इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, पूर्णतः डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको इनके भाग बताई हैं। अब देखो, कार्बनिक रसायन में ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। और जैसे भौतिक रसायन के अंदर बात करता हूँ क्या होता है, भौतिक रसायन में सबसे पहला एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ।
एक जो अपन बात करते हैं पानी, किसकी बात करता हूं? पानी की बात करता हूं। पानी की बात करता हूं तो पानी क्या होता है? पानी किस में बदल सकता है? ठोस में बदल सकता है। किस में बदल सकता है? ठोस में। ठोस से पानी किस में बदलेगा? जो पानी है अपने पास, पानी किस में बदलेगा? ठोस में है। ठोस से पानी किस में बदल सकता है? ठोस से पानी किस में बदलेगा? द्रव्य में बदलेगा। किस में बदलेगा? द्रव्य में। और द्रव्य से पानी किस में बदल सकता है? गैस में बदल सकता है। क्या बदल सकता है अभी? गैस में। इन तीनों परिस्थिति में इनके गुण धर्म में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कुछ ना कुछ इनको ऐसी एनर्जी देनी पड़ेगी जिनके कारण ये क्या होता है? द्रव्य किस में बदल सकता है? ठोस में। और ठोस किस में बदल सकता है? द्रव्य में। और द्रव्य फिर किस में बदल सकता है? गैस में। ये भौतिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ती हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कुछ एक ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे कि ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा के बारे में अपन क्या पढ़ते हैं, कौन से नियम से ऊष्मा उत्पन्न होती है और किस प्रकार से ऊष्मा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, वो सब बातें किस में आती है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। और आज की क्लास में मैंने आपको केमिस्ट्री के 3 बिंदु मुख्य बताए हैं, जिनके आपके आगे की क्लासों में 3 बुकें ही चलेगी। और यहाँ पर भी आपके 3 बुकें नहीं चलेगी, 2 बुक चलेगी। और दोनों बुकों में हो सकता है एक बुक में ही तीनों भागों को समायोजित कर दें, तीनों भागों को ही क्या कर दें? समायोजित कर दें। हो सकता है आपको तीनों भाग अलग अलग रूप में मिल जाएं, अलग अलग रूप में मिल जाएं। आज तक तो कभी ऐसा, मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया तब से मैंने तीनों भाग अलग अलग नहीं देखे, 2 भाग जरूर अलग अलग पढ़े हैं और पढ़ाए भी हैं। और तीनों भाग अलग अलग आप जब ग्रेजुएशन में होंगे तब आप तीनों उच्च स्तरीय कक्षाओं में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और आज की क्लास का अपना बिंदु रहेगा पदार्थ के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे पदार्थ पर। अब ध्यान से सुनेंगे सारी बातें। सबसे पहला बिंदु अपना रहेगा पदार्थ से, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ भी है। मैटर के ऊपर चर्चा करेंगे। मैटर का मतलब क्या होता है? कि जो वस्तु क्या घेरती है? स्थान घेरती है। जो वस्तु क्या घेरती है मित्रों? स्थान घेरती है। जिस वस्तु का कोई ना कोई क्या होता है? द्रव्यमान होता है। यानी द्रव्य शब्द से परिचित है, यानी पदार्थ का मतलब क्या होता है? कि जो वस्तु क्या घेरती है? स्थान घेरती है। जो वस्तु क्या घेरती है? स्थान घेरती है। जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है, उसे क्या करते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे कई किताबों में ऐसा शब्द मिला होता है कि पदार्थ या जो अपन द्रव्य बोलते हैं, इस द्रव्य का मतलब होता है द्रव्यमान से। द्रव्य का मतलब होता है द्रव्यमान से होता है। द्रव्य का मतलब किससे होता है भी? द्रव्यमान से। तब बहुत सारे विद्वानों ने और कई लोगों ने ऐसी परिभाषा बनाई कि जो वस्तु क्या किया? जो वस्तु स्थान घेरती है, जो वस्तु स्थान घेरती है, जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्रों? पदार्थ कहते हैं। यानी जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उससे क्या कह दिया? अपन ने पदार्थ कह दिया। अब जैसे मैंने बात किया कि मैंने जो ये मार्कर ले रखा है, इसका कुछ ना कुछ बाहर है, और जहां कहीं पर भी मैं रखूंगा इसको तो ये कुछ ना कुछ स्थान ग्रहण करेगा। इसका मतलब ये मार्कर भी क्या होगा? पदार्थ हो गया। कागज भी क्या होता है? पदार्थ होता है। घरेलू जितना भी सामान होता है वो सभी क्या होते हैं? पदार्थ। फॉर दिस एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। जैसे लिखा मैंने कागज, कागज। दूसरा लिखा मैंने घरेलू सामान, पेन, पेंसिल इत्यादि। पेन, पेंसिल इत्यादि। बहुत सारी बातें इसके अंदर क्या होती है? समायोजित की हुई मिलेगी आपको। ये था अपना पदार्थ। अब देखिए पदार्थ की 3 अवस्था होती है। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है भी? पदार्थ की मुख्यतः, मैं मुख्यतः बात करता हूं, कुछ और होती है। बॉस आइंस्टीन
और अपनी बोस आइंस्टीन भी होती है, एक प्लाज्मा भी होती है, जिनके ऊपर अपन चर्चा नहीं करेंगे। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है। कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। मुख्यतः कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है, जिसमें सबसे पहली बात करता हूं ठोस अवस्था। कौन सी अवस्था भी? ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड, क्या कहते हैं भी? स्टेट कहते हैं, स्टेट, सॉलिड स्टेज। फेज नहीं लिखूंगा, फेज प्रावस्था होती है, स्टेट अवस्था होती है, सॉलिड स्टेट। नंबर 2 बिंदु, ठोस के बाद अपनी कौन सी बिंदु की बात करते हैं? द्रवीय अवस्था। कौन सी अवस्था भी? द्रवीय अवस्था। और नंबर 3 पे बात करूंगा गैसीय अवस्था। नंबर 3 बात करूंगा गैसीय अवस्था। यानी पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। अब देखिए यहां मैं लिख देता हूं नोट लगा के, कुछ अन्य अवस्था, कुछ अन्य अवस्था। देखिए कुछ अन्य अवस्था, यदि मैं ये अन्य अवस्था नहीं बताऊंगा तब आप सोचोगे कि सर को 3 अवस्था आती है, इसके बाद कुछ अवस्थाओं के बारे में जानकारी भी नहीं है, क्योंकि वो अवस्था अपन बता सकते हैं, बाकी बताने के लिए कुछ अवस्था में है नहीं। पहली क्या होती है अपन बात कर देते हैं, इसमें एक तो लिख देता हूं प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था, और एक होता है बोस आइंस्टीन, या कुछ किताबों में लिखा था बोस आइंस्टाइन, एक ही बात है। प्लाज्मा और क्या होती है भी? बोस आइंस्टाइन। प्लाज्मा अवस्था भी होती है, बोस आइंस्टाइन होती है। ये कुछ 2 अवस्था अन्य के ऊपर भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए ये 3 अवस्था, मुख्यतः कितनी अवस्था होती है भी? 3 ही अवस्था होती है। चलिए अपन अगले बिंदु के ऊपर बात करते हैं। अब देखिए नंबर 1 बिंदु पे अपन बात करते हैं, अपना पहला बिंदु, सबसे अच्छा बिंदु ठोस अवस्था। सबसे पहला बिंदु 0 लेवल से शुरुआत है भी अपनी ठोस अवस्था। आप सभी को पता है, एक डायग्राम मैं बनाता हूं और डायग्राम को आप ध्यान से समझना, सभी को ये बातें पता है, फिर भी मैं इनको दोबारा बता रहा हूं क्योंकि रिकॉल हो जाए। रिकॉल होने से अपनी बातें दिमाग में ज़्यादा सेट होती हैं और इसमें कुछ ना कुछ आपको नई बातें सीखने को ज़रूर मिलेगी। देखते हैं, एक डायग्राम के ज़रिए देखता हूँ। मैंने एक पार्टिकल ये लिया, देखिए मैं एक पार्टिकल का डायग्राम बनाना चाहता हूँ, उस डायग्राम को आप ध्यान से देखोगे। सबसे पहले देखिए एक अवयव ये लिया, इस अवयव के पास बिल्कुल ये अवयव लिया, ये अवयव देखिए जल्द से इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। इस डायग्राम को ढंग से देखोगे भाई, मैं एक यहाँ पर एक सॉलिड का एक डायग्राम बना रहा हूँ। जिसका डायग्राम बना रहा हूँ मैं यहाँ पर एक सॉलिड का डायग्राम ही बना रहा हूँ, कोई और डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। डायग्राम में थोड़ा समय लगेगा,
इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, ये अपना सॉलिड का डायग्राम बन के क्या हो गया, तैयार हो गया है और आपके सामने पेश किया जा रहा है। ये अपना सॉलिड का डायग्राम है। थोड़ी बहुत कोई त्रुटि रखी है उसको ध्यान से देख लेना। ये था अपना ठोस का डायग्राम। ठोस का मतलब क्या होते हैं कि इसमें अवयव के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, कि अवयव के कण क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, एक क्रमबद्धता के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठोसों का मतलब क्या होते हैं कि वे अवयव के कण जो एक क्रमबद्धता के साथ एक रूप से दूसरे रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत ही पास क्रमबद्धता से जुड़े होते हैं। एक अच्छी लाइन के साथ इसकी परिभाषा लिखता हूं मैं, देखिए उसके बाद मैं इसको समझाता हूं। ध्यान से देखिए मैं क्या परिभाषा लिखता हूं कि वे अवयव, देखिए इसके अच्छे बिंदुओं के साथ, यानी बहुत ही अच्छी भाषा के साथ इसकी परिभाषा लिखता हूं। वे अवयव के कण जो एक दूसरे से वे अवयव के कण जो एक दूसरे से या एक दूसरे के पास पास एक क्रमबद्धता से जुड़ी होती हैं। एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब देखिए व्यवस्थित होते हैं उसे ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भी, ठोस कहते हैं। एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं भी, ठोस कहते हैं। यहाँ पर ये क्रम नहीं लिखा जाएगा, ये क्रम कर्ता नहीं क्रम वाला होता है। यहाँ पर एक क्रम ये लिखा जाएगा। एक क्रम में क्या होते हैं भी, व्यवस्थित होते हैं। एक क्रम में क्या होते हैं भी, व्यवस्थित होते हैं। वे अवयव के कण जो एक दूसरे के पास पास एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। यानी अवयव के कण इतने पास होते हैं कि उनके बीच में दूरी क्या होती है, न्यूनतम होती है और उनका आकार बिल्कुल निश्चित होता है। अब एक छोटा सा उदाहरण आप रोजाना यूज करते हो, मोबाइल फोन। मोबाइल जो फोन होता है, मोबाइल फोन एक सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। यानी मोबाइल फोन एक ठोस होता है। कहीं आपने देखा था कि मोबाइल फोन तो यहाँ है, उसका कैमरा इतनी दूर यहाँ पर है, उसका कैमरा इतनी दूर यहाँ पर है, यानी जस्ट इसके पास में चिपका हुआ, इसके पास कैमरा है। ऐसा ही होता है कि मोबाइल फोन तो यहाँ है, उसकी चार्जर वाली पिन इतनी दूर है। ऐसा कभी देखा है? नहीं देखा। इसका मतलब दैट इज क्या होता है, ठोस होता है। मोबाइल फोन की प्रोसेस होती है वो भी एक प्रकार से ठोस होता है। जैसे आपने घर में देखा होगा एक ईंट देखी होगी, ईंट भी एक सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। मेज देखी होगी आपने, एक मेज, वो भी एक प्रकार से किसका उदाहरण होता है, सॉलिड का उदाहरण होता है। स्कूल यानी विद्यालय, स्कूल या अपन बात करते हैं विद्यालय, और विद्यालय के अंतर्गत स्कूल में जो भी अपने पास कंप्यूटर लैब होती है, स्कूल के अंदर अपने पास जो कंप्यूटर लैब होती है, कंप्यूटर विद्यालय या स्कूल के अंदर जो भी कंप्यूटर लैब होती है उसमें जितने भी कंप्यूटर लगे होते हैं वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। किसके एग्जाम्पल होते हैं भी, सॉलिड के एग्जाम्पल होते हैं। यानी बिल्कुल क्या होते हैं भी, पास पास होते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं भी, ठोस कहते हैं। ऊपर आपके सामने रखा हुआ डायग्राम देखना। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, आपको खुद को ही पता है क्या क्या होता है भी। एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने एक लिखा, दो लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। जैसे मैंने लिखा ईंट लिखा, पेन लिख दो, पेन के अवयव के कण पास पास में होते हैं। मेज लिख दो, मेज होता है, मेज लिख दिया। और क्या लिखोगे, मोबाइल फोन लिख दो, मोबाइल फोन लिख दो, मोबाइल फोन लिख दो, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, सॉलिड के अंदर कुछ भी हो सकता है।
अब सबसे अच्छी बात ये होती है कि सॉलिड के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण इसको ठोस कहा जाता है। अब देखिए सॉलिड के गुणधर्म की चर्चा करता हूं मैं। अब यहां लिखता हूं ठोस के गुणधर्म, ठोस के गुणधर्म। सबसे पहले मैं बात करता हूं ठोस के गुणधर्म की। अब ठोस के गुणधर्म में पहला गुण कि मोबाइल का, आप जब मोबाइल अपने पास लेकर बैठते हो और जब रात को सोते हो और सुबह उस मोबाइल के देखते हो तो उसका स्ट्रक्चर परिवर्तन होता है क्या? मोबाइल कभी पानी बन जाता है क्या? मोबाइल के आकार आकृति में परिवर्तन होता है क्या? कि कुछ लोगों का डिसीजन यही आएगा कि सर आकार आकृति में परिवर्तन हो सकता है, अखोनी की लगी और लगने के बाद में मोबाइल का स्ट्रक्चर क्या, उसका थोबड़ा का थोबड़ा बिगड़ जाता है। अरे वो तो किसी परिस्थिति के कारण हुआ है, ऐसे ही थोड़ी परिवर्तन हुआ है। मोबाइल के अंदर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ से परिवर्तन होता है, यानी किसी भी प्रकार, जैसे कुर्सी है, कुर्सी एक सॉलिड का एग्जाम्पल है। सुबह देखोगे तो गोदरेज थोड़ी बन जाता है, नहीं बदलेगा। जैसे ही आकार आकृति थी वैसे ही आकार आकृति उसकी क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। यानी निश्चिंत क्या होती है, इसके अंदर अपन बात करते हैं निश्चिंत क्या होता है सॉलिड का, निश्चिंत क्या होता है भी आयतन या आकार। निश्चिंत क्या होता है, आयतन या आकार रहता है। यानी कुछ भी प्रकार से अपन बात करते हैं सॉलिड का क्या होता है, आकार निश्चिंत होता है। सॉलिड का क्या होता है भी, आकार निश्चिंत होता है। पहला बिंदु यानी इसका क्या होता है, निश्चिंत आकार होता है। निश्चिंत क्या होता है, आकार होता है। अब देखो आकार निश्चिंत हो गया, सॉलिड का आकार क्या हो गया, निश्चिंत हो गया। दूसरा बिंदु मैंने लिखा, इसका क्या होता है भी, निश्चिंत इसका क्या होता है भी, आयतन होता है। निश्चिंत इसका क्या होता है, आयतन होता है। निश्चिंत इसका क्या होता है, आयतन। नंबर 3 बिंदु लिखता हूं, अवयव के कण, अवयव के कण अत्यधिक पास होते हैं। अत्यधिक क्या होते हैं, पास होते हैं। अत्यधिक पास होते हैं, अत्यधिक क्या होते हैं, पास होते हैं। अत्यधिक पास होते हैं। उसके बाद अब देखिए सॉलिड के अंदर अवयव के कण अत्यधिक क्या होते हैं, पास होते हैं। अब देखिए निश्चिंत आयतन का मतलब क्या हुआ कि अपने पास जो घर के अंदर गिलास रखा हुआ है, गिलास एक सॉलिड का एग्जाम्पल होता है कि गिलास किसका उदाहरण होता है, कि सॉलिड का उदाहरण होता है। अब गिलास में जितना पानी आएगा, यानी आकार आकृति और आयतन जितना आएगा उतना ही आएगा, वो बदलेगा नहीं। इसलिए उसका आयतन क्या होता है, निश्चिंत माना जाता है। उसका आयतन क्या माना जाता है, निश्चिंत माना जाता है। और कण क्या होते हैं, अत्यधिक पास पास होते हैं। अब यदि कण कण पास पास होते हैं तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मैंने यहां कहीं पर भी पत्थर को गिराया तो ऐसे थोड़ी पत्थर धीरे 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 चलता जाएगा, नहीं जाएगा। यानी जाना एक विसरण की प्रोसेस होती है। जाना क्या होता है, विसरण, तरल के बहने के गुण को विसरण, शांता, अपन आगे की क्लासों की बात करें शांता और विसरण की बात करते हैं। तो मतलब ठोसों के अंदर बहने का गुण नहीं होता है, अर्थात विसरण का प्रोसेस नहीं होता है। शॉर्टकट बिंदु इसको बोलते हैं विसरण की प्रक्रिया। विसरण की प्रक्रिया नह के बराबर होती है, विसरण की प्रक्रिया नहीं होती है। ऐसे लिख देते हैं, नहीं होती है। देखो कुछ लोग कहते हैं विसरण की प्रक्रिया बहुत कम होती है, नगण्य के बराबर मान लेते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर लिख दिया विसरण की प्रक्रिया नहीं होती। ठोस के अंदर बहने का गुण नहीं होता। अब ठोस के अंदर विसरण नहीं होता तो विसरण जैसी एक प्रोसेस और होती है, शांता। क्या होती है भी, शांता भी नहीं होती है, शांता नहीं होती है। शांता भी क्या होती है, नहीं होती है। शांता भी क्या होती है भी, नहीं होती है। अब देखिए विसरण भी नहीं होता है, शांता भी नहीं होती है। विसरण भी नहीं होता है, क्या नहीं होती भी, शांता भी नहीं होती है। अब देखो एक शब्द और आता है एंट्रोपी। एक शब्द क्या आता है भी, एंट्रोपी होती है। क्या शब्द आता है कि एंट्रोपी। और एक शब्द आता है ध्वनि। एक शब्द क्या आता है, ध्वनि तरंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ध्वनि तरंग की। सारी बातें बताऊंगा मैं आपको। देखिए कि निश्चिंत आकार, निश्चिंत आयतन, अवयव के कण अत्यधिक पास पास, विसरण की प्रकृति नहीं होती है और शांता भी नहीं होती। विसरण की प्रक्रिया नहीं होती, सॉरी विसरण की क्या नहीं होती, प्रक्रिया नहीं होती है। एक नेक्स्ट बिंदु बात करते हैं, अगला बिंदु बात करते हैं ठोस पे। देखिए ये सारी बातें आपने 2-3 बातें पढ़ी है। अगली बात करता हूं मैं आपके सामने,
अगली बात करता हूं तो अगली बात के अंदर क्या बिंदु आएगा अपना, अगला बिंदु अपने पास कुछ बातें मैं आपको और बताता हूं। शांता के बाद मैं लिखता हूं ध्वनि वाला। कौन सा लिखता हूं भाई, ध्वनि। समझिए, ध्वनि को संचरण के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, ध्वनि को संचरण के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है भी, माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है भी, ध्वनि को संचरण के लिए। निर्वात में संचरित हो सकती है क्या, ध्वनि निर्वात में संचरित हो सकती है, नहीं हो सकती, इस पे बाद की बात करेंगे। ध्वनि के लिए क्या चाहिए, माध्यम। ध्वनि के लिए अपने पास ठोस, द्रव्य, ठोस, द्रव्य और गैस, तीन ही प्रकार के माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। ध्वनि के माध्यम कितने होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। सबसे ज्यादा ध्वनि किस माध्यम में संचरित होती है, सबसे ज्यादा ध्वनि संचरित होते हैं ठोस माध्यम में। ठोस के बाद किस में आती है, द्रव्य में। द्रव्य के बाद किस में आती है, गैस में। सबसे कम गैसों में संचरित होती है, सबसे अधिक किस में होती है, ठोसों में। यानी ध्वनि का संचरण भी ठोसों में सबसे अधिक होता है। ध्वनि का संचरण भी किस में अधिक होता है, ठोसों में अधिक होता है। तो अगला बिंदु क्या रहेगा अपना, अगला बिंदु इसके बाद ये रहेगा अपने, यहां पर लिख देता हूं मैं, अगला बिंदु यहां पर लिख देता हूं। देखिए अगला बिंदु अपना 6 नंबर रहेगा, ध्वनि का संचरण भी, ध्वनि का संचरण भी सबसे अधिक ठोसों में होता है, ठोसों में होता है। ध्वनि का संचरण सबसे अधिक क्या होता है भी, ठोसों में होता है। ध्वनि सबसे अधिक किसमें होती है, संचरण ठोसों में होता है। अब देखिए ध्वनि की बात होगी। अगला ध्वनि के बाद नेक्स्ट बिंदु मैं अपनी बात करता हूं। नेक्स्ट बिंदु आता है एंट्रोपी, शब्द आता है। एक शब्द समझिए, क्या नाम लिखता हूं मैं इसका, शब्द होता है एक एंट्रोपी। शब्द कौन सा होता है, एंट्रोपी होता है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी प्रकार की अव्यवस्था होती है, यानी अव्यवस्था शब्द का मतलब होता है, इस शब्द का मतलब क्या होता है, अव्यवस्था। क्या होता है, इस शब्द का मतलब होता है अव्यवस्था। ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी अव्यवस्था होती है वो सारी की सारी अव्यवस्था क्या होती है, एंट्रोपी कहलाती है। सारी की सारी अव्यवस्था क्या कहलाती है, एंट्रोपी कहलाती है। ये उष्मागति का कौन सा नियम होता है, दूसरा नियम होता है। ये अपन बात नहीं करेंगे, लेकिन जितनी भी बातें करेंगे वो सारी की सारी सटीक बातें करेंगे। मैंने बोला एंट्रोपी, ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी अव्यवस्था होती है वो सारी की सारी एंट्रोपी होती है। और उष्मागति का कौन सा नियम लगता है, द्वितीयक नियम लगता है, SLOT। क्या नियम लगता है, SLOT, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कौन सा नियम लगेगा भाई, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए कितना सरल बिंदु था। सॉलिड पे अंदर अपन ठोस के ऊपर ही चर्चा कर रही हैं, बिल्कुल अभी तक ठोस की बात अपने पास क्या नहीं हुई, समाप्त नहीं हुई है। कुछ बातें, एक दो बिंदु और लिखूंगा बताने के लिए, बहुत कुछ है सॉलिड के अंदर। पूरा 11th क्लास चला जाए सॉलिड के अंतर्गत, लेकिन अपन सॉलिड के अंदर एक ही बिंदु, लास्ट बिंदु एंट्रोपी वाला लिखेंगे, क्योंकि अच्छा बिंदु है। कौन सा बिंदु भी, अच्छा बिंदु है। ठोसों में यहां क्या लिखा है भाई, ध्वनि का संचरण भी सबसे अधिक ठोसों में होता है। किसमें होता है मित्रों, ठोसों में होता है। अब देखिए इसके बाद 7th नंबर, एंट्रोपी का मान। देखिए एंट्रोपी का मान, अब देखिए एंट्रोपी क्या होती है, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली अव्यवस्था होती है। तो एंट्रोपी का मान सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। सबसे क्या होता है भी, कम। ठोसों में एंट्रोपी का मान क्या होता है, सबसे कम होता है। ज्यादा किस में होता है, गैसों में होता है। एंट्रोपी का मान सबसे ज्यादा किस में होता है भी, गैसों में होता है। क्योंकि गैस के अवयव के कण एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, पता नहीं कहाँ कहाँ गैस के अणु क्या है, मौजूद है वायुमंडल में। तब अपन कह सकते हैं कि गैसों की एंट्रोपी सबसे क्या होती है, अधिक होती है। अब चलिए बात करते हैं। ये तो था अपना ठोस, ये अपना क्या था भी, ठोस। अब ठोस के अंदर कुछ एक और बातें बताऊं। यूनिट सेल के अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं, नहीं चलेंगे, यही तक अपना ठोस के अंदर विराम देते हैं भौतिक गुण में। अब देखिए आगे तब आएगा बिंदु, चर्चा करेंगे। ठोस के बाद में बात करता हूं द्रव्य की। ठोस के बाद किसकी बात करता हूं भी, द्रव्य की बात करता हूं। देखिए ठोस के बाद अपन बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य अवस्था, देखिए कौन सी अवस्था की बात करता हूं भी,
द्रव्य अवस्था की ही बात करता हूं मैं। द्रव्य अवस्था का मतलब क्या होता है? एज इट इज अपन पानी से बात कर लेते हैं। द्रव्य अवस्था का मतलब क्या होता है, इसकी बात करता हूं मैं पानी से। किसे तुलना करूंगा इसकी? पानी यानी लिक्विड से तुलना करूंगा। किसे तुलना करूंगा? इसकी लिक्विड से तुलना करूंगा कि इसमें अवयव के कण, यानी पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसमें अवयव के कण ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा कुछ क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं और एक क्रमबद्ध में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं भाई? क्या कहते हैं? उसे अपन द्रव्य कहते हैं। ये कुछ किताबों में क्रमबद्ध आता है, कुछ किताबों में नहीं आता, तो अपन यूज कर सकते हैं शब्द कि पदार्थ की ऐसी अवस्था। देखिए पदार्थ के अवयव के कण, पदार्थ के अवयव के कण ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। ठोस की अपेक्षा कुछ क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। तो उसे द्रव्य अवस्था कहते हैं। अब देखिए उसे क्या कहते हैं? द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था के अंतर्गत क्या आ सकता है? जैसे एग्जाम्पल की बात करता हूं। एक तो सबसे अच्छा पानी एग्जाम्पल होता है द्रव्य का पानी हो गया, और विलयन हो गया। द्रव्य का क्या हो सकता है? पानी हो सकता है। विलयन किसका हो सकता है भी? KMnO4 का ले लो, या किसका ले सकते हो? K2Cr2O7 का भी ले सकते हो। विलयन KMnO4 K2Cr2O7 का भी हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? दुग्ध हो सकता है। क्या हो सकता है भी? दुग्ध हो सकता है। और क्या हो सकता है भी? छाछ हो सकता है। दुग्ध, छाछ इत्यादि। देखो आपके लिए मैंने सिंपल एग्जांपल जो दैनिक जीवन से रिलेटेड है, जैसे अपन समझ सकते हैं कि छाछ लिक्विड होती है, दुग्ध भी लिक्विड होता है, विलयन जो KMnO4, ये सारी की सारी बातें किसमें हो रही है? लिक्विड के अंतर्गत बात कर रहे हैं। अब अवयव के कण कैसे होते हैं इनके? मान लेते हैं एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक फिर 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 यहां पर, फिर एक यहां, फिर एक यहां, यहां और यहां। इस प्रकार से पूरे के पूरे क्या होते हैं भी? व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से पूरे के पूरे क्या होते हैं भी? व्यवस्थित होते हैं। ये कौन सी अवस्था में आता है भी? ये आता है अपने पास द्रव्य अवस्था के अंतर्गत आते हैं। कौन सी अवस्था के अंतर्गत आते हैं भी? द्रव्य अवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए द्रव्य अवस्था के गुणधर्म की बात करते हैं। अगला बिंदु अपना क्या रहेगा? द्रव्य अवस्था के गुणधर्म। देखिए द्रव्य अवस्था के गुणधर्म। द्रव्य अवस्था के गुणधर्म की बात करते हैं तो गुणधर्म में सबसे अच्छा गुणधर्म अपने पास एक ही है कि इसका आकार अनिश्चित होता है। इसमें क्या होता है भी? आकार क्या होता है इसका? अनिश्चित होता है। द्रव्य का क्या होता है भी? एक पहला बिंदु जो सबसे अच्छा बिंदु इसका क्या होता है भी? आकार क्या होता है इसका? अनिश्चित होता है। जिस पात्र में डालेंगे उसी पात्र के अनुरूप अपना क्या ले लेता है? आकार ले लेते हैं। जैसे एक गिलास के अंदर मैंने पानी डाला तो लगभग बेलनाकार आकृति के रूप में अपने को दिखेगा, और वही पानी, उतना ही पानी यदि किसी अपन क्या डालें भी, कोई बाल्टी वगैरह के अंदर डालते हैं तो वो बाल्टी के अनुरूप अपना आकार ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? आकार तो क्या है उसका? अनिश्चित है, लेकिन उसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। उसका आयतन क्या होता है भी? निश्चित होता है। आयतन उसका क्या होता है भी? निश्चित होता है। आकार क्या होता है उसका? अनिश्चित होता है। आयतन उसका क्या होता है?
क्या होता है भी, निश्चित होता है। तीसरी बात, यदि पानी है तो आप सभी को पता है पानी है, तरल है, तरल के अंदर बहने का गुण पाया जाता है। पानी कहीं गिरा दो, जहां 1 2 4 5 10 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी गिराया तो वो 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी जिस स्थान पे उसी स्थान पे होगा क्या, नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं अपनी रूह को मोड़ेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, गति करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्य के अंदर बहने का गुण पाया जाता है। बहने का गुण, तरलों के अंदर बहने के गुण को विसरण कहते हैं। तरलों के अंदर बहने के गुण को क्या कहते हैं भी, विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं भी, विसरण। यानी इसके अंदर विसरण की प्रोसेस होती है, विसरण की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है इसके अंदर, विसरण की प्रक्रिया होती है। अब देखिए विसरण की प्रक्रिया होती है। अब मैंने एक चीज बताई थी, एंट्रोपी। ठोसों में पाए जाने वाली अव्यवस्था को क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। तो ठोस में एंट्रोपी सबसे कम, तो इसमें क्या होगी, ठोस की अपेक्षा थोड़ी क्या होगी, ज्यादा एंट्रोपी होगी। ठोस से क्या होगी, अधिक एंट्रोपी होती है। इसमें क्या होती है, ठोसों से एंट्रोपी अधिक होती है। ठोसों से एंट्रोपी अधिक होती है, जबकि गैसों से कम होती है। गैसों से क्या होती है, कम होती है। यानी ठोसों से अधिक होती है और गैसों से क्या होती है भी, कम होती है। अब देखिए ध्वनि संचरण की बात करते हैं। ध्वनि का संचरण ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठोस की अपेक्षा ध्वनि संचरण इसमें क्या होता है भाई, कम होता है। ठोस की अपेक्षा ध्वनि संचरण इसमें क्या होता है, कम होता है। यानी बिल्कुल उल्टा प्रोसेस किसका होता है भी, ठोस का होता है। और आज अपन ने ठोस, द्रव्य, दो अवस्थाओं के बारे में क्या किया भी, अपन ने चर्चा किया है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्लास को ढंग से पढ़ने की कोशिश करोगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये क्लास ढंग से पढ़ने की कोशिश करोगे। और इसी के साथ आज की क्लास मैं समाप्त करता हूं। तब तक मैं जाने की अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।